But how to do it, I think, is to be devised कि कैसे करना है. यहाँ बातें हुई कि चाइना में घर भी है और मेडिकल भी है. मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ अपने सोच के लिहाज से. उन्होंने क्या किया है कि नॉट टू वरीज, दो वरी नहीं होना चाहिए आपको सबके लिए. ये चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा पूरी कौम को आपको दो चीज़ों की वरी नहीं होना चाहिए, फूड और क्लोथिंग अक्रॉस द बोर्ड. वही रोटी और कपड़ा. हम अभी स्कूलों में थे तो रोटी कपड़े की बात सुना करते थे. खासकर मुफ्ती साहब का जिन्हें भी जिक्र किया. हम एक दिन देखना चाहते हैं कि मुफ्ती साहब इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बोलें. मज़ा तब आएगा. मैं जानबूझ के एक तरफ इशारा कर रहा हूँ. तो चाइना में दो चीज़ें, नॉट दो चीज़ों पे वरी नहीं करना, उसको कहते हैं नॉट टू वरीज, विच इज़ फूड एंड क्लोथिंग. गारंटी नंबर वन. नंबर टू, three guarantees. Two not worries and three guarantees. What is it? Education. No, sir. Up to 9 years. 9 years school going. Education guaranteed है. Housing guaranteed है और health guaranteed है. फिर बात वही रोटी कपड़ा और मकान की बात हम करते हैं. हम समझते हैं कि वो तो छोटे से स्लोगन है, उनकी क्या जरूरत है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं. वो इस वक्त करने की नहीं है. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो जो अप्रोच है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, अब मैं तो कहूँगा नेशनल डेवलपमेंट की, वो इसी पे बेस्ड है कि आपकी जो 220 मिलियन लोग हैं, इनको अगर हम ये दो चीज़ें पहले गारंटी कर दें, फूड एंड क्लोथिंग, आधे गरीब जो है वो तसल्ली हो जाएगी उनको, वो आराम से रहेंगे और उनकी तशवीश ख़त्म हो जाएगी. फिर आप उनको तीन चीज़ें गारंटी कर दें कि एजुकेशन हम देंगे, हम आपको हाउसिंग भी दे देंगे और हम आपको हेल्थ भी दे देंगे. अगर आपके लिए ये आप कर दें. अब ये तो हो गया व्हाट, बट हाउ टू डू इट. ये पांचों चीज़ें हाउ टू डू इट. आप इकोनॉमिस्ट भी बैठे हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स भी हैं, मैं भी थोड़ा बहुत एसोसिएटेड हूँ यूनिवर्सिटी के साथ, और फॉरेन सर्विस में भी 35 साल मैंने किए हैं. ये हाउ टू डू इट बहुत है, इसके ऊपर काम होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी और हमारी इस किस्म की गैदरिंग्स के अंदर भी, और ख़ासकर मीडिया को भी इसके ऊपर साथ देना चाहिए इसको करने के लिए कि हाउ टू डू इट. 5 चीज़ें हैं. ये बड़ी सिंपल सी बात है. एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ और आपको फूड, ये क्लोथिंग, ये चीज़ें हम कर लें, आपको एक स्टेबिलिटी आ जाएगी. इमोशनल स्टेबिलिटी भी आएगी और फिज़िकल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी. इमोशनल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी चूँकि ज़ियाउल हक का नाम लिया तो कभी हम ज़ियाउल हक के उस ज़ियालों के पीछे पड़ जाते हैं और इस्लाम को लेके दौड़ पड़ते हैं. फिर वहाँ से टेंशन होती है तो फिर हम चाइना की तरफ चल पड़ते हैं, और कुछ होता है तो फिर हम 40 साल किसी और की लड़ाई लड़ते रहते हैं. 40 साल लग गए, उसमें हमने सोचा नहीं कभी भी पीछे मुड़ के क्या करना है. वो ये है. तो ये तो मैंने एक जनरल बात की. मेरा छोटा सा पैगाम है वो पावर्टी के ऊपर है. पावर्टी से कैसे निकला जाए. मेरे पास काफ़ी है खाने को, आपके पास भी बहुत है खाने को, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो लोग जिनको आप पावर्टी लाइन से नीचे हैं, 2 करोड़ और चले गए हैं नीचे, उनका फिक्र होना चाहिए. बट हाउ टू डू इट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. CPEC के बारे में बात हुई यहाँ पर, एंड आई थिंक वी आर ग्रेटफुल टू चाइना दैट दे केम अप विद PRI and CPEC, which is definitely a offshoot of China. We've been working on it for a very long time. In my own case, we've been holding conferences in Bishkek. We've been to Istanbul. The purpose was and is and will be to develop connectivity. That's what the important is, to develop connectivity. So you and I can do soft connectivity. We can do it. We can build it. And the hard connectivity, as there is a government
doing it, and all governments are doing it. Now, the things in Kabul have changed beyond expectations in the shortest time, again beyond expectations. How to जिस तरह आपने फर्स्ट में किया, how to harvest the dividend, वो जो 40 साल हमने वहाँ किया, अब उसका dividend जो है, how to harvest it, how to realize the dream of connecting the region. इस रीजन में सेंट्रल एशिया न्यूक्लियस है, कोर है वो, और उसके चारों तरफ जो कंट्री हैं, कुछ लोग उनको कहते हैं गोल्डन रिंग के नाम से, which is Afghanistan and Iran and Turkey, Azerbaijan, Pakistan, and of course China is well there. So this region has to be emotionally connected, academically connected, and of course the economies will have to be again connected. एक तरफ ग्लोबलाइजेशन है और दूसरी तरफ से लोकलाइजेशन भी है मेरे ख्याल में, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए. So CPEC, again and again, we should throw our weight behind CPEC as a project, whether I'm an individual or I'm a media person or a media house or academic for that matter. What has not happened in Pakistan in the case of academics, that CPEC, the subject CPEC has not been allotted to the universities. Maybe at their own, they may have come up with minor initiatives, but I don't see that. Look, for example, the CPEC has, say, 12 elements or programs. Why don't we allot this program, for example, physical connectivity, say NED will look after it, the UET will look after it because they're engineering. And if there is a economic side, maybe LSE can do it, University of Punjab can do it, or LUMS can produce people for that matter, so that we have allocation of labor. This way, then we can focus on it. I know in China more than 40 universities are associated with BRI. So we have to, I think, do it at their own. So the best thing which is happening is, in the case of poverty, is that एक MOU साइन हुआ है या होने जा रहा है चाइना के दरमियान और पाकिस्तान की सोशल सेफ्टी या सोशल सिक्योरिटी डिवीजन के साथ या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जिसके तहत वो पावर्टी के ऊपर फोकस करेंगे. अभी यहाँ पर किसी ने जिक्र किया था, मैं ख़त्म करने वाला हूँ, जिक्र किया था कि हमें इस पर कुछ होना चाहिए. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, हम बहुत पैसे बांट रहे हैं बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में. उसके अंदर एक शुरू में ये था, एक स्ट्रेटजी थी जो कॉल्ड एग्जिट स्ट्रेटजी. एग्जिट स्ट्रेटजी मीन्स अगर एक हाउस होल्ड है, उसकी आपने एक बच्चे को टेक्निकल ट्रेनिंग दे दी है, तो वो जो हाउस होल्ड है वो एग्जिट कर देगा उस टोटल वॉल्यूम से जो आप कहते हैं पॉवर्टी से नीचे है, तो वो उससे बाहर निकलेगा. तो एग्जिट स्ट्रेटजी इज मस्ट. जस्ट डोलिंग आउट मनी, हेल्थ कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड अपनी जगह पर है, बट कैपेसिटी बिल्डिंग इज व्हाट इम्पोर्टेंट इज. सो एग्जिट स्ट्रेटजी. ई कॉमर्स, हम सुनते रहते हैं आगे पीछे कि ई कॉमर्स होना चाहिए, हम एक्सपोर्ट में जाना चाहिए. लाजमी नहीं है कि जो हम पैदा करें उसी को एक्सपोर्ट करें, किसी और का पैदा हुए को भी एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं. तो ई कॉमर्स के अंदर मैं, अगर मुझे कोई कहे तो मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ई कॉमर्स में सिर्फ डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, मेहदी साहब, उसके ऊपर डिग्री प्रोग्राम होने चाहिए, PhD प्रोग्राम्स होने चाहिए. चाइना में, बाय द वे, देयर इज हायर एजुकेशन बीइंग गिवन इन ई कॉमर्स, हायर एजुकेशन. तो हमें भी हायर एजुकेशन को, ई कॉमर्स को हायर एजुकेशन तक ले जाना जरूर होगा. देन वी टॉक ऑफ नॉलेज इकॉनमी. वो तो लंबा काम है, बड़ा असर है. मेरी दरख्वास्त होगी मेहदी साहब से कि किसी दिन एक रखे पूरा सेशन नॉलेज इकॉनमी के ऊपर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाउ टू डू इट, उसमें VCs वगैरह को भी बुला लेंगे. फिर रूरल एरियाज हमारे बहुत बड़े हैं, 70% नहीं. वो कहते हैं सिविलाइजेशंस गाँव में नहीं पैदा होती, वो अर्बन एरियाज में पैदा होती हैं. और जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी अर्बन एरियाज में आती है. अर्बन जो सेंटर्स हैं उनकी अपनी इकॉनमीज़ हैं, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है.
اس کے لیے بھی تو چھوٹے چھوٹے اربن سینٹرز کریٹ ہونا چاہیے. اب پیور ولیج جو ہے وہ میرے خیال میں وائبل نہیں ہے, اور اس لیول کے اوپر جا کے بہت سے پروجیکٹ جو نہیں ہو سکتے. تو رورل اربن سینٹرز تاکہ تھوڑی سی مائگریشن بھی کم ہو جائے, اس طرح بھی ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے. پاکستان کی یوتھ پاپولیشن از دا ایسٹ, 67% below 30 and 50% below 20 years. اب یہ جو ایسٹ ہے, لیٹ می سیٹ الارم بیل, آپ کے پاس یو ہیو اونلی 25 to 30 years ونڈو ہے آپ کے پاس. اس 30 years میں اگر ہم اپنے یوتھ کو وی کین ٹرین اینڈ دین وی کین ہارویسٹ دا ڈیویڈنڈ آف دیٹ ٹریننگ, واٹ ایور ٹریننگ, ای کامرس, جو ٹیکنیکل ٹریننگز ہیں. آج کل تو آپ کے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ہے, مشین لرننگ بھی ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لوگ تھوڑا سا انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یونیورسٹی کے اندر ایک ہم پروگرام بھی لانچ کر رہے ہیں, لیڈرشپ